हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था इस कस्टमर सर्विस का। अब आज हम उसी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हुए आगे की चीज़ें डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे हमने एंटिटी एंड रेपोजिटरी कंप्लीट कर ली थी। एंटिटी के लिए जो हमें एनएम चाहिए था, एनएम के लिए अलग पैकेज बना लिया था एंड उसमें 2 एनएम क्रिएट किए थे। अब आज हम DTO एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम करेंगे एंड साथ ही सर्विस एंड कंट्रोलर का भी कुछ पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हम DTO के लिए एक पैकेज बना लेते हैं नया। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड पैकेज, इधर दीजिए .DTO। अब अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 2 DTO की ज़रूरत है। एक कस्टमर रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, दूसरा कस्टमर रिस्पॉन्स को। तो पहले रिक्वेस्ट के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, इसका नाम दीजिए कस्टमर रिक्वेस्ट। अब इसमें भी हम उतनी ही फील्ड बनाएंगे जितनी हमने एंटिटी में बनाई थी। मतलब एंटिटी में हमने यूजर नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल दिया था, सेम चीज़ यहाँ पे देनी पड़ेंगी। साथ ही एक चीज़ और याद रखना पड़ता है आपको कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मतलब एंटिटी चीज़ अलग होती है एंड DTO अलग होता है। DTO सिर्फ वो डेटा हैंडल करता है जो यूजर को जाएगा या यूजर से हमें रिसीव होगा, एंड एंटिटी में हमें उन फील्ड्स को रखना पड़ता है जो हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो हो सकता है कुछ ऐसी भी फील्ड हो जो हम यूजर से एक्स्ट्रा ले रहे हों बट उनको डेटाबेस में स्टोर ना करा रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि डेटाबेस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम स्टोर कर रहे हों यूजर से रिलेटेड बट यूजर से ले नहीं रहे हैं, वो हम इंटरनल फंक्शनलिटी का यूज करके कुछ चीज़ें निकाल के और फिर उसको स्टोर कर रहे हो। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे यूजर से 3 चीज़ें ले ही रहे हैं। एक तो यूजर नेम आएगा, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, तो उनको यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले नेम लिखिए, तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन, तीसरा है प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ठीक, अब इसके साथ हम कुछ वैलिडेशन एनोटेशन का यूज कर लेते हैं, बट हमने वैलिडेशन की डिपेंडेंसी ऐड नहीं की थी। एक बार हम pom.xml में चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका pom.xml, इसको ओपन करिए। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो इधर आपको काफ़ी सारी डिपेंडेंसी दिखेंगी, बट वैलिडेशन की डिपेंडेंसी इधर नहीं दिख रही है। तो कोई बात नहीं है, हम वैलिडेशन की डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे यहाँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक डिपेंडेंसी को कॉपी करना है एंड इनमें से कहीं पे भी इसको कर देंगे हम पेस्ट। अब चेंज क्या करना है, हमें ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क बूट का ही ग्रुप आईडी चाहिए एंड जो आर्टिफैक्ट आईडी है वो स्टार्टर ही है, बट यहाँ सिक्योरिटी की जगह आपको करना है वैलिडेशन। इसे करिए सेव। अब हम DTO में वैलिडेशन एनोटेशन का यूज कर सकते हैं, मतलब वैलिडेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इधर हम सबसे पहले लगा देते हैं नॉट ब्लैंक, तो एट नॉट ब्लैंक, देन देना होता है हमें एक मैसेज, नेम इज रिक्वायर्ड। अब जैसे ही आप इतना लिखते हो ये एनोटेशन ऑटोमेटिकली चेक करेगा आपकी फील्ड को एंड देखेगा कि उसमें नल तो नहीं है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ स्पेस डाल दिया हो, मतलब यूजर ने सिर्फ स्पेस डाल दिया हो। तो ये तीनों चीज़ों को चेक करेगा, नल, एम्प्टी एंड स्पेस। एंड अगर ये वैलिडेशन फेल होता है तो रिस्पॉन्स में ये मैसेज रिटर्न कर देगा, जिससे यूजर को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है एंड उसको वो रिजॉल्व करके दोबारा से हिट करेगा। ठीक, अब इसी तरह से हमें यहाँ पे ईमेल के लिए भी लगाना पड़ेगा। मतलब पहले फ़ोन के लिए लगा देते हैं, नॉट ब्लैंक इसे भी चाहिए हमें, एट नॉट ब्लैंक, एंड यहाँ भी हमें मैसेज देना पड़ेगा, फोन इज रिक्वायर्ड। अब लगाते हैं ईमेल में, तो ईमेल में आप नॉट ब्लैंक भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैं यूज करूँगा एट ईमेल, क्योंकि इसका यूज करने से ये फील्ड में चेक करेगा कि जो ईमेल का फॉर्मेट है वो सही है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है यूजर कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग डाल दे एंड वो एक प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट में ना हो,
तो अगर आप यहाँ ईमेल यूज करते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें हम एक मैसेज दे देंगे जो वैलिडेशन फेल्ड होने पे चलेगा। इसमें देंगे इनवैलिड ईमेल, ठीक है। इसके साथ हमें गेटर सेटर ये सारी चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐट डेटा का यूज कर लेंगे। ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करके दे देगा, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। इसको करिए सेव। इसके बाद हम एक दूसरा DTO बनाते हैं जो रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। तो उसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी, एक न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए कस्टमर रिस्पॉन्स। अब इधर हमें वो फील्ड रखनी पड़ेंगी जो हमें यूजर को भेजनी है। तो इधर हम नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये तो भेजेंगे ही, साथ में आप ID भी भेज सकते हो। एंड एक इम्पोर्टेंट फील्ड है स्टेटस, क्योंकि यूजर को भी पता होना चाहिए कि वो पेंडिंग है या फुल्ली एक्टिवेट हो गया है, क्या है उसकी पोजीशन, क्या है अकाउंट की, ये उसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट लॉन्ग ID, दूसरा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एंड प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन। और एक हमें लास्ट में चाहिए स्टेटस, जिसके लिए हमने एक एनम बनाया था, उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे। एनम का नाम था कस्टमर स्टेटस। इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट हो गया। देन इसका नाम दीजिए स्टेटस। अब इसमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये यूज़र को भेज रहे हैं, यूज़र से डेटा आ नहीं रहा है, ठीक है। अब इधर आपको सिर्फ गेटर सेटर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए एक एनोटेशन यूज कर लेंगे, डेटा एंड सेव, ठीक है। तो अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ये DTO कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, जिसके लिए एक फिर से पैकेज बनाते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे किसी पैकेज में, न्यू एंड पैकेज। अब इस DTO को यहाँ से हटाइए, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन एंड फिनिश। अब यहाँ पे हम दो क्लासेस बना लेंगे। एक क्लास एक कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करेगी एंड एक बना लेंगे ग्लोबल एक्सेप्शन। एंड स्ट्रेटजी सेम रखेंगे, मतलब जो अभी हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें अभी डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। एंड जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम कोड ऐड करते रहेंगे हर क्लास में, इंटरफेस में, जहाँ भी हमें चीज़ें चेंज करनी है। एंड सेम अप्रोच फॉलो होती है एक रियल प्रोजेक्ट में। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम बार बार कोड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रिक्वायरमेंट बढ़ती है उस तरह से जो एप्लीकेशन का कोड है, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है, वो चेंज होता रहता है। तो एक कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे बना लेते हैं। वो कौन सा एक्सेप्शन हैंडल होगा, मतलब क्या हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को। तो यहाँ पे हम क्लास का नाम भी वही दे देते हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड फिनिश। अब सबसे पहले इसको एक्सेप्शन हैंडलर बनाने के लिए आपको इसका जो रूट एक्सेप्शन क्लास है उसे मतलब एक्सटेंड करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सटेंड एंड रूट क्लास कौन सी होती है, रन टाइम एक्सेप्शन। तो उसी को यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे। देन इसमें लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड इसमें एक मैसेज के लिए स्ट्रिंग पास करते हैं, मतलब स्ट्रिंग लेंगे जहाँ से भी इसको कॉल करेंगे, मैसेज। देन सिंपली ये जो मैसेज मिलेगा इसको पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को पास कर देना है, जिसके लिए सुपर का यूज करते हैं। इसमें पास कर दीजिए मैसेज। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर है, मतलब रन टाइम कंस्ट्रक्टर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, वो इस मैसेज का करता क्या है। तो देखो, ये जो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है इसके पास एक वेरिएबल होता है, इंटरनल वेरिएबल होता है मैसेज करके। एंड इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इसको जैसे ही मैसेज मिलता है, मतलब जैसे हम सुपर कॉल करते हैं, ये उस वेरिएबल में उस मैसेज को होल्ड कर देता है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो रन टाइम एक्सेप्शन का जो वेरिएबल है, मतलब जो मैसेज वेरिएबल है, वो एक होल्डर है, मतलब एक मतलब एक स्टोरेज प्लेस है जहाँ पे आपका मैसेज स्टोर रहता है।
एंड ये इंटरनली आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है एक्सेप्शन, मतलब जैसे एक्सेप्शन आती है तो एक एक्सेप्शन करके आपके पास ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें आप उससे डॉट गेट मैसेज करके वो मैसेज जो आपने यहाँ पे स्टोर करा है उसको निकाल सकते हो एंड जैसे भी चाहो उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको करिए सेव। अब हम एक ग्लोबल एक्सेप्शन बनाएंगे, तो फिर से इधर राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। अब ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर कैसे बनेगा, इसमें कोई क्लास एक्सटेंड नहीं करते हैं, इधर सिर्फ आपको एक एनोटेशन लगाना होता है, एट रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। ये एनोटेशन जैसे स्प्रिंग को मिलता है वो समझ जाएगा कि ये आपका एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है एंड जब भी एक्सेप्शन थ्रो होगी पूरी एप्लीकेशन में यहाँ पे वो उस एक्सेप्शन को भेज देगा। मतलब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड एक्सेप्शन हैंडलर का यूज करते हैं तो जो भी कंपैटिबल एक्सेप्शन हैंडलर होगा उसको भेज देगा एंड वो मेथड उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। तो आपका जो सेकेंड स्टेप है वो यही है कि इसके अंदर एक मेथड बनाना है जो किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, बट उस मेथड के ऊपर आपको एक एनोटेशन देना होता है, एक्सेप्शन हैंडलर, एंड इसमें पास करना होता है उस एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को जो आप हैंडल करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ हैंडल करूँगा रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को, तो यहाँ लिखिए रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास। ठीक है, एंड इसके नीचे आपको वो मेथड बनाना पड़ता है, तो लिखिए पब्लिक, एंड ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इसको एक मैप रिटर्न करना होगा जिसमें की एंड वैल्यू होगी। मतलब की में आप लिखोगे कि ये एक एरर है या इन्फो है, क्या आप देना चाह रहे हो वो चीज़ लिखोगे, एंड वैल्यू में आप एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से गेट मैसेज कॉल करके इस कस्टम क्लास में आपने होल्ड करा था वही मैसेज निकाल के आप उस वैल्यू में डाल दोगे। तो इधर आपको मैप लेना पड़ेगा, यहाँ की एंड वैल्यू दोनों स्ट्रिंग रहेंगी एंड यहाँ भी आपको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। देन मेथड का नाम तो हैंडल नॉट फाउंड, एंड इसको चाहिए होगा एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी एक्सेप्शन आएगी उसका ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि आपको नहीं लाना पड़ता, मतलब आपको कहीं लिखना नहीं पड़ता, इस मेथड को कॉल भी नहीं करना पड़ता, इंटरनली स्प्रिंग खुद ऑटोमेटिक हैंडल करेगा। आपको बस यहाँ पे लिख के छोड़ देना है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसका नाम दीजिए EX। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ आप एक रिटर्न स्टेटमेंट दोगे सॉरी की एंड वैल्यू पेयर, मतलब मैप यहाँ पे रिटर्न करके दे दोगे, की एंड वैल्यू दे दोगे, तो रिटर्न मैप डॉट ऑफ, इसमें की में सेट कर देंगे एरर, एंड रिस्पॉन्स में गेट मैसेज को कॉल कर देंगे तो EX डॉट गेट मैसेज। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे एक्सेप्शन हैंडलर भी ऐड कर सकते हो। इसको करिए से। अब कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में इसके इंटरनल प्रोसेस को पूछ लिया जाता है कि ये जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है ये किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। तो आपको इसका बेसिक्स तो पता ही है कि इसमें हम जितने भी ऐड एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन यूज करते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करता है जो भी हम उसमें क्लास मेंशन करते हैं। बट ये होता कैसे है वो मैं थोड़ी सा बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है आपका जो स्प्रिंग बूट मैकेनिज्म है वो सारी क्लासेस को चेक करता है, स्कैन करता है, एंड जब भी किसी क्लास में उसको ये रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस मिल जाता है तो वो उस क्लास को रजिस्टर कर लेता है अपने पास। इसके बाद जब भी कोई क्लाइंट कोई API हिट करता है तो वो डिस्पैचर सर्वलेट के पास आती है एंड डिस्पैचर सर्वलेट डिसाइड करता है कि कौन से कंट्रोलर का कौन सा मेथड कॉल होगा। एंड अगर उस मेथड में कोई एक्सेप्शन आ जाती है एंड उस एक्सेप्शन को ट्राई एंड कैच के थ्रू आपने हैंडल नहीं किया हुआ होता है तो वो देखता है क्या आपने एक्सेप्शन प्रोपोगेट किया है, मतलब क्या वहाँ पे आपने एक्सेप्शन थ्रो की है। अगर एक्सेप्शन थ्रो की होती है तो वो इंटरनली एक मैकेनिज्म स्टार्ट करता है जिसे हैंडलर एक्सेप्शन रिजॉल्वर बोलते हैं। ये क्या करता है,
ये चेक करता है कि आपका जो एक्सेप्शन ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है उसमें आपने जितने भी एक्सेप्शन हैंडलर यूज किए हैं उनमें किसी भी एक्सेप्शन हैंडलर में ये जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन आई है इसको हैंडल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड अगर उसे कोई मैचिंग हैंडलर मिल जाता है तो उस हैंडलर को वो कॉल करता है, जिससे आप अपने एक्सेप्शन के लिए कोई भी कस्टम रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इसका इंटरनल वर्किंग, इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आप इतना बोल देते हो तो आपका ये 100% सही हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमें सर्विस क्रिएट करनी है, तो फिर से हमें उसके लिए पैकेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ न्यू एंड पैकेज, अब पैकेज का नाम हो जाएगा सर्विस एंड फिनिश। अब अभी हमें सिर्फ एक सर्विस की ज़रूरत है, मतलब कस्टमर सर्विस, जिसमें कस्टमर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। क्लास, इस क्लास का नाम होगा कस्टमर सर्विस। अब स्प्रिंग को बताने के लिए कि ये एक सर्विस क्लास है, यहाँ पे एक एनोटेशन यूज कर लेंगे, ऐड सर्विस। इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करने के लिए एक एनोटेशन है, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किसका चाहिए, तो हमारे पास एक रेपोजिटरी थी, कस्टमर रेपोजिटरी, उसी का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट फाइनल कस्टमर रेपोजिटरी, इसका नाम दीजिए कस्टमर रेपो। इसके बाद हमें क्रिएट करना है एक मेथड जिसमें हम यूजर को क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक, अब ये रिस्पॉन्स क्या देगा, मतलब ऑब्वियसली इसको कॉल करेगा कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर को कुछ रिस्पॉन्स भी चाहिए होगा। एंड वो रिस्पॉन्स हम एंटिटी फॉर्म में नहीं दे सकते, जिसके लिए हम DTO का यूज करेंगे। एंड DTO हमने बनाई थी कस्टमर रिस्पॉन्स, तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे कस्टमर रिस्पॉन्स, एंड इसका नाम दीजिए क्रिएट। अब इसको काम करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर रिक्वेस्ट टाइप के डेटा की, मतलब जो डेटा यूजर से आ रहा है। तो उसके लिए जो हमने DTO बनाया था उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो कस्टमर रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इसमें लॉजिक क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है यूजर से, जस्ट इसको सेव कराना है अपने डेटाबेस में। बट यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जो डेटा आ रहा है वो कस्टमर रिक्वेस्ट टाइप का डेटा आ रहा है, बट हमें जो डेटाबेस में सेव कराना है वो कस्टमर टाइप का डेटा सेव कराना है, क्योंकि एंटिटी का नाम कस्टमर है एंड डेटाबेस को डेटा प्रोवाइड करने के लिए ही वो बनाई जाती है। इस वजह से इसके लिए यहाँ पे एक एक डेटा जो भी कस्टमर रिक्वेस्ट में आ रहा है उसको हमें रखना पड़ेगा कस्टमर टाइप के वेरिएबल में, जिसके लिए हमने एंटिटी में ऑलरेडी ऐड बिल्डर का यूज किया है। एंड यही फायदा है उस बिल्डर का कि हम यहाँ पे बिल्डर फंक्शनलिटी का यूज कर पाएंगे। यहाँ लिखिए कस्टमर डॉट बिल्डर। अब इसमें हम एक एक चीज रख लेंगे। इधर सबसे पहले नेम सेट करिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम, देन ईमेल के लिए डॉट ईमेल, इसमें सेट करेंगे जो रिक्वेस्ट में ईमेल आ रही है डॉट गेट ईमेल, देन फ़ोन नंबर तो डॉट फ़ोन, इसमें भी रिक्वेस्ट डॉट गेट फ़ोन। इसके अलावा हमें स्टेटस सेट करना है तो डॉट स्टेटस। अब ये जो स्टेटस है कस्टमर स्टेटस टाइप के एनम में सारे स्टेटस रखे हुए हैं, उन्हीं में से एक स्टेटस का यूज करेंगे। अब यहाँ कौन सा स्टेटस यूज करना चाहिए ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे KYC परफॉर्म नहीं हुई है, KYC कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम जो कस्टमर का स्टेटस है वो पेंडिंग रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कस्टमर स्टेटस डॉट पेंडिंग, एंड लास्ट में पूरे इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं बिल्ड। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब ये जो ऑब्जेक्ट पूरा निकला है इसी को हमें डेटाबेस में सेव करना है, बट इसको अभी हमने वेरिएबल में नहीं रखा है किसी भी। तो यहाँ पे कस्टमर, इसका नाम दीजिए कस्टमर। अब इसी कस्टमर को हमें सेव करना है, तो यहाँ पे रिटर्न, इसमें कस्टमर रेपो है हमारे पास, उसी का यूज कर लेंगे कस्टमर
रेपो डॉट, इसके पास एक मेथड है सेव, इसमें कॉल कर दीजिए कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे एक समस्या और आ गई है कि अभी हमें डेटा कंट्रोलर को वापस रिटर्न भी करना है, एंड जो रिटर्न होगा वो कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप का डेटा रिटर्न होगा। बट यहाँ पे कस्टमर रिक्वेस्ट टाइप का डेटा हमें मिला था, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया कस्टमर टाइप में। तो अब हमें फिर से ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो ऐसा बार बार ना करना पड़े, इसके लिए हम एक मैपर का यूज कर लेंगे, जिसके लिए आप एक अलग पैकेज यूज कर सकते हो या फिर इसी सर्विस में भी लिख सकते हो। मैं अभी के लिए यहीं पे लिख देता हूँ। इधर लिखिए प्राइवेट, ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप का होगा। इसका नाम दीजिए मैप टू रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए डेटा किस टाइप का मिलेगा, तो हम कस्टमर में ऑलरेडी कर चुके हैं कन्वर्ट, मतलब कस्टमर रिक्वेस्ट में आया था जिसको हमने कस्टमर में कन्वर्ट कर लिया। अब कस्टमर को हमें दोबारा से कन्वर्ट करना है कस्टमर रिस्पॉन्स में, मतलब हमें यहाँ पे जो इसको काम करने के लिए डेटा देना पड़ेगा वो कस्टमर टाइप का होगा। तो कस्टमर, इसका नाम देते हैं सी, एंड इसके अंदर हम फिर से बिल्डर का यूज कर लेंगे, रिटर्न कस्टमर रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर। इसमें बिल्डर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्डर नहीं बनाया होगा, मतलब बिल्डर एनोटेशन नहीं यूज किया होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कस्टमर रिस्पॉन्स को। ये रहा कस्टमर रिस्पॉन्स, यहाँ पे सिर्फ हमने डेटा दिया है। इधर एक और एनोटेशन देना पड़ेगा, ऐड बिल्डर। इसको करिए सेव। अब फिर से सर्विस में आते हैं, एंड अब आपको यहाँ पे बिल्डर मिल जाएगा। इधर सबसे पहले हम आईडी सेट करते हैं, सी डॉट गेट आईडी, देन नेम के लिए डॉट नेम, सी डॉट गेट नेम, देन ईमेल, सी डॉट गेट ईमेल, देन होगा फ़ोन नंबर, सी डॉट गेट फ़ोन नंबर, देन डॉट स्टेटस, इसमें भी सी डॉट गेट स्टेटस, एंड लास्ट में आपको पूरे बिल्डर को, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को कर देना है बिल्ड एंड सेव। अब इसी मैपर का यूज कर लेंगे हम यहाँ रिटर्न करने में। तो इधर लिखेंगे मैप टू रिस्पॉन्स, इसके अंदर यूज कर लेंगे रेपो को, कस्टमर रेपो डॉट सेव, एंड यहाँ लास्ट में लगा देना है आपको एक ब्रैकेट। ठीक है, अब करिए इसको सेव। इसी तरह से आप दूसरे मेथड भी बना सकते हो। अब मान लो आपको कस्टमर आईडी मिलती है, एंड कस्टमर आईडी के बेस पे कस्टमर की डिटेल निकालनी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ एक मेथड बना सकते हो, पब्लिक कस्टमर रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए गेट, एंड इसको चाहिए होगी एक आईडी जो कि लॉन्ग टाइप की होगी, देन मेथड की बॉडी। अब यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो ऐसा होगा कि सबसे पहले हम रेपो से उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा लाएंगे, मतलब कस्टमर का डेटा लाएंगे, देन जो कस्टमर का डिटेल आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे कस्टमर रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कस्टमर, इसका नाम दीजिए कस्टमर, देन कस्टमर रेपो से हम कॉल कर लेंगे फाइंड बाई आईडी, एंड इसमें पास हो गया आईडी। अब ये जो रिस्पॉन्स करेगा डेटा वो ऑप्शनल टाइप का होगा, तो ऑप्शनल टाइप का हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कस्टमर टाइप का। तो हमारे पास एक मेथड होता है, मतलब ऑप्शनल क्लास के पास एक मेथड होता है और एल्स थ्रो, उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे डॉट और एल्स थ्रो। इसमें पास कर देंगे किसी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, मतलब किसी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ लैम्डा न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें दे देंगे एक मैसेज कस्टमर नॉट फाउंड, एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो, मतलब और एल्स थ्रो का यूज करते हो, ये दो काम करेगा।
एक तो अगर डेटा होता है तो उसको कस्टमर टाइप के ऑब्जेक्ट में रिटर्न करके दे देगा। दूसरा, अगर कोई डेटा नहीं मिलता है तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, और इसके लिए हमने कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर एंड ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको जस्ट रिटर्न करना है, बट रिटर्न आपको रिस्पॉन्स में करना है, कस्टमर टाइप में नहीं करना है। तो फिर से यहाँ पे आप मैपर का यूज कर लीजिए, मैप टू रिस्पॉन्स, एंड इसमें पास हो गया कस्टमर। इसको करिए सेव। अब ये यहाँ पे एरर क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ पे आप कस्टमर रिपोजिटरी यूज कर दिए हो। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है आपको कस्टमर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब करिए इसको सेव। तो इस तरह से आपने अपना जो डेवलपमेंट स्टेज था उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है, मतलब कुछ चीज़ें और उसमें ऐड हो गई हैं। इसी तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी एडवांस लेवल की तरफ। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और एडवांस वर्जन आप देखोगे, और भी चीज़ें ऐड करेंगे उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।